नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं शरीर की उन बुनियादी इकाइयों की जिनके बिना हमारा शरीर बन ही नहीं सकता। हम बात कर रहे हैं पशु ऊतकों की, यानी एनिमल टिश्यूज की। जी हाँ। हमारे पास कुछ जीव विज्ञान से जुड़े स्रोत हैं और हम कोशिश करेंगे कि इनसे पशु ऊतकों के बारे में सबसे जरूरी और दिलचस्प बातें आप तक पहुंचाएं। बिल्कुल। आज हम शरीर को बनाने वाले जो 4 मुख्य प्रकार के ऊतक हैं, उपकला, संयोजी, पेशी और तंत्रिका ऊतक, इनकी दुनिया में थोड़ा गहराई से उतरेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये एक जैसी दिखने वाली कोशिकाएं मिलकर इतने बड़े-बड़े काम करती हैं, हमारे शरीर को बनाती हैं, उसे काम करने लायक बनाती हैं। ये सोचना ही कितना अजीब है ना, कि कैसे ये अलग अलग तरह के ऊतक जो अपने आप में इतने खास हैं, वो सब मिलकर इतने जटिल शरीर को चला रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं पहले वाले से, उपकला ऊतक से। ये नाम सुन के लगता है जैसे किसी चीज को ढकने का काम करता होगा। हाँ, आपका अंदाजा बिल्कुल सही है। उपकला ऊतक मतलब एपिथेलियल टिश्यू, ये शरीर की बाहरी सतह जैसे हमारी त्वचा और जो अंदर के अंग हैं, उनके खोखले हिस्सों की परत बनाता है। अच्छा। जैसे हमारी आहार नली है या खून की नलियां हैं, उनकी अंदरूनी परत। आप इसे ऐसा समझ सकते हैं जैसे शरीर का वॉलपेपर हो। वॉलपेपर, हाँ सही है। इसकी कोशिकाएं एक दूसरे से एकदम कस के जुड़ी होती हैं, जैसे दीवार में ईंटें। उनके बीच में खाली जगह, वो इंटरसेल्यूलर स्पेस, बहुत ही कम होती है और ये सारी कोशिकाएं एक पतली सी झिल्ली पर टिकी होती हैं, जिसे बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं। ओके। इनका मुख्य काम है प्रोटेक्शन देना, चीजों को सोखना मतलब एब्जॉर्प्शन, या फिर कुछ चीजों का स्राव करना यानी सिक्रीशन। अच्छा, तो ये एक प्रोटेक्टिव कवरिंग जैसा हो गया, पर क्या ये हर जगह एक जैसा होता है या इसमें भी अलग-अलग तरह के होते हैं? नहीं नहीं, इसमें भी विविधता है। मुख्य रूप से 2 तरह के डिजाइन है, सरल यानी सिंपल और संयुक्त यानी स्ट्रैटिफाइड। सिंपल और स्ट्रैटिफाइड। हाँ, सिंपल एपिथेलियम में कोशिकाओं की सिर्फ एक ही परत होती है। अब सोचिए, जहां चीजों का जल्दी से आर पार जाना जरूरी हो, जैसे फेफड़ों में हवा का एक्सचेंज होना है हाँ बिल्कुल। या खून की नलियों में पोषक तत्वों का जाना है, तो वहां पर पतली एक परत वाली सिंपल एपिथेलियम ही काम आती है। हाँ, ये तो लॉजिकल है। एक परत मतलब फास्टर मूवमेंट। इसके कुछ खास उदाहरण देंगे। हाँ जरूर। एक है शेल की उपकला, मतलब स्क्वैमस एपिथेलियम। इसकी कोशिकाएं बहुत ही पतली और चपटी होती हैं, जैसे फर्श पर टाइल्स बिछी हों। टाइल्स जैसी। हाँ, ये आपको मिलेंगी फेफड़ों के एल्वियोलाई में, जहाँ गैस एक्सचेंज होता है, और खून की नलियों की अंदरूनी सतह पर। फिर है स्तंभाकार उपकला यानी कॉलमनर एपिथेलियम। कॉलमनर, खंबे जैसी। बिल्कुल खंभों जैसी लंबी कोशिकाएं। ये अक्सर पेट और आंतों में मिलती हैं, जहां पाचन रस बनाने और पचे हुए खाने को सोखने का काम होता है। अच्छा, और मैंने सुना है कभी-कभी इन पर छोटे बाल जैसे स्ट्रक्चर भी होते हैं। वो क्या करते हैं? हाँ, वो होती है सीलिएटेड कोलमिनर एपिथेलियम। इन लंबी कोशिकाओं के ऊपर सीलिया नाम के छोटे छोटे हिलने वाले बालों जैसे उभार होते हैं। सीलिया? हाँ, सीलिया। ये एक लय में हिलते हैं और चीजों को आगे धकेलते हैं। जैसे हमारी सांस की नली में ये सीलिया धूल और बलगम को फेफड़ों से बाहर निकालने में मदद करते हैं। अरे वाह, मतलब ये सफाई का काम भी कर रहे हैं एक तरह से। तो ये तो हुई एक परत वाली, अब वो दूसरी वाली कौन सी थी? संयुक्त? हाँ, संयुक्त या स्तरित उपकला, स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। इसमें कोशिकाओं की एक के ऊपर एक कई परतें होती हैं। कई परतें? जी। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है हमारी त्वचा, स्किन। जहां भी शरीर को बाहरी घिसाव, रगड़ या चोट से बचाना होता है, वहां ये मोटी कई परतों वाली उपकला एक मजबूत ढाल की तरह काम करती है। कमाल है। मतलब सुरक्षा के लिए मल्टी लेयर्ड प्रोटेक्शन। चलिए, अब उपकला ऊतक से आगे बढ़ते हैं। अगला है संयोजी ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू। सुना है ये शरीर में सबसे ज्यादा फैला हुआ है और सबको जोड़ता है। बिल्कुल सही। संयोजी ऊतक जैसा नाम है वैसा ही काम है। ये शरीर के अलग अलग ऊतकों और अंगों को आपस में जोड़ता है, उन्हें सहारा देता है, सपोर्ट करता है और एक तरह से पूरे शरीर को बांध कर रखता है। ये शरीर में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला और सबसे ज्यादा विविध मतलब वर्सेटाइल ऊतक है। इसकी एक खास बात यह है कि इसकी कोशिकाएं थोड़ी बिखरी हुई सी होती हैं और उनके बीच में काफी ज्यादा पदार्थ भरा होता है, जिसे मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स? हाँ, मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स जेली जैसा नरम हो सकता है, खून जैसा तरल हो सकता है या फिर हड्डी जैसा कठोर भी हो सकता है। इसी मैट्रिक्स की वजह से ये इतने अलग अलग तरह के काम कर पाता है।
यानी ये शरीर का गोंद भी है, फ्रेमवर्क भी है और फिलिंग मटेरियल भी। इसकी कुछ मुख्य किस्में क्या है? कई हैं, पर कुछ मुख्य देखते हैं। एक है एरियोलर ऊतक, एरियोलर टिश्यू। एरियोलर। ये एक ढीला ढाला सा संयोजी ऊतक है जो त्वचा के नीचे मिलता है, अंगों के बीच की खाली जगह को भरता है। ये अंगों को अपनी जगह पर रखने में मदद करता है और चोट लगने पर मरम्मत में भी मदद करता है। इसे आप शरीर का पैकिंग मटेरियल समझ सकती हैं। पैकिंग मटेरियल, अच्छा। और वो ऊतक जो फैट जमा करता है, चर्बी? वो है वसीय ऊतक, यानी एडिपोज टिश्यू। इसकी कोशिकाएं, जिन्हें एडिपोसाइट्स कहते हैं, अपने अंदर फैट की बड़ी बड़ी बूंदें जमा करती हैं। हम्म। ये त्वचा के नीचे और अंगों के आसपास पाया जाता है। इसका काम सिर्फ एनर्जी स्टोर करना नहीं, बल्कि शरीर को गर्म रखना, मतलब इंसुलेशन देना, और नाजुक अंगों को चोट से बचाना भी है। अच्छा, इंसुलेशन भी। हाँ, ऊंट का जो कुबड़ होगा ना, हाँ हाँ। वो इसी वसीय ऊतक का एक बहुत बड़ा स्टोर है, जो उसे रेगिस्तान में लंबे समय तक बिना खाए पिए चलने में मदद करता है। ऊंट का कुबड़। ये बढ़िया उदाहरण है। अच्छा, और वो मजबूत धागे जैसे ऊतक होते हैं ना, जो हड्डियों और मांसपेशियों को जोड़ते हैं, वो क्या है? हाँ, वो आते हैं सघन संयोजी ऊतक की श्रेणी में, डेंस कनेक्टिव टिश्यू। इनमें कोलेजन नाम के मजबूत प्रोटीन फाइबर बहुत ज्यादा होते हैं। कोलेजन। जी, इसके दो मुख्य प्रकार हैं, कंडरा यानी टेंडन, और स्नायु यानी लिगामेंट। टेंडन और लिगामेंट, ये नाम सुने हैं। हाँ, कंडरा जो है वो रस्सी की तरह बहुत मजबूत होती है और मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ती है। मसल्स को बोन से। हाँ, ताकि जब मसल सिकुड़े तो हड्डी खिंचे और मूवमेंट हो सके। इनमें लचीलापन कम होता है, मजबूती ज्यादा। दूसरी तरफ है स्नायु यानी लिगामेंट। ये हड्डी को हड्डी से जोड़ता है, बोन टू बोन। जैसे जोड़ों में, बिल्कुल। जैसे घुटने या कोहनी के जोड़ों में। ये भी मजबूत होते हैं, लेकिन टेंडन के मुकाबले थोड़े ज्यादा लचीले होते हैं, ताकि जोड़ों को स्थिरता के साथ साथ थोड़ी मूवमेंट भी मिल सके। कंडरा और स्नायु, अक्सर खिलाड़ियों की चोटों में इन्हीं का जिक्र आता है। अब बात करते हैं उस संयोजी ऊतक की जो हमारा ढांचा बनाता है, हड्डी और कार्टिलेज की। हाँ, ये कहलाते हैं कंकालीय संयोजी ऊतक, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू। इसमें आते हैं उपास्थि यानी कार्टिलेज और अस्थि यानी बोन। कार्टिलेज और बोन। उपास्थि या कार्टिलेज थोड़ी नरम होती है, लचीली लेकिन मजबूत भी। इसका मैट्रिक्स रबर जैसा होता है। ये हमारे कान के बाहरी हिस्से में, हाँ, कान का पिन्ना। बिल्कुल कान का पिन्ना, नाक की नोक पर और हड्डियों के जोड़ों की सतह पर पाई जाती है, ताकि हड्डियां जब मुड़े तो आसानी से मुड़े और उनमें रगड़ न लगे। और हड्डी, वो तो बहुत कठोर होती है। बहुत ज्यादा। अस्थि यानी बोन बहुत ही कठोर और मजबूत ऊतक है। इसका मैट्रिक्स कैल्शियम और फास्फोरस जैसे मिनरल्स के जमने से पत्थर जैसा सख्त हो जाता है। हड्डियां सिर्फ शरीर को ढांचा और सहारा ही नहीं देती, बल्कि हमारे जरूरी अंगों जैसे दिमाग को खोपड़ी में और फेफड़ों को पसलियों के पिंजरे में सुरक्षित भी रखती हैं। और एक बहुत जरूरी काम। वो क्या? हड्डियों के अंदर जो नरम हिस्सा होता है, हाँ, जिसे अस्थि मज्जा या बोन मैरो कहते हैं, बोन मैरो। हाँ, वहीं पर हमारी खून की सारी कोशिकाएं बनती हैं। अरे वाह, हड्डियां सिर्फ ढांचा नहीं, खून बनाने की फैक्ट्री भी हैं। कमाल है। अच्छा, आपने शुरू में तरल संयोजी ऊतक का भी जिक्र किया था। इसमें खून आता है? हाँ बिल्कुल। तरल संयोजी ऊतक यानी फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू हाँ, में मुख्य रूप से रक्त यानी ब्लड हाँ। और लसिका यानी लिम्फ आते हैं। ब्लड और लिम्फ। रक्त एक ऐसा ऊतक है जो असल में तरल है हाँ, और लगातार पूरे शरीर में बहता रहता है। ये हर कोशिका तक जरूरी चीजें पहुंचाता है और वहां से बेकार चीजें हटाता है। इसके मुख्य दो हिस्से हैं, एक तरल भाग जिसे प्लाज्मा कहते हैं, प्लाज्मा। और दूसरा इसमें तैरने वाली कोशिकाएं। अच्छा, प्लाज्मा में क्या होता है और ये कोशिकाएं कौन-कौन सी हैं? प्लाज्मा खून का लगभग आधा हिस्सा, करीब 55% बनाता है। ये हल्के पीले रंग का लिक्विड होता है जिसमें ज्यादातर तो पानी होता है। पानी। हाँ, इसी पानी में घुले होते हैं प्रोटीन, पोषक तत्व जैसे ग्लूकोज, हार्मोन, नमक और दूसरी कई चीजें। ये प्लाज्मा ही इन सब चीजों को शरीर में ट्रांसपोर्ट करता है। इसमें कुछ खास प्रोटीन भी होते हैं जो खून का थक्का जमाने में, बीमारियों से लड़ने में और शरीर में पानी का संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं। ओके, और कोशिकाएं? अब आते हैं कोशिकाओं पर। सबसे ज्यादा संख्या में होती हैं लाल रक्त कोशिकाएं, रेड ब्लड सेल्स या आरबीसीज। आरबीसीज। इनका लाल रंग हीमोग्लोबिन नाम के एक प्रोटीन की वजह से होता है।
यही हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को फेफड़ों से पकड़कर शरीर के कोने-कोने तक पहुंचाता है। ऑक्सीजन डिलीवरी। बिल्कुल, ऑक्सीजन की डिलीवरी सर्विस। इनका आकार डिस्क जैसा होता है, दोनों तरफ से पिचका हुआ, बाइकॉनकेव। इससे ये पतली से पतली खून की नली से भी निकल जाती हैं। ये बनती बोन मैरो में है और करीब 120 दिन तक काम करती हैं। 120 दिन, ओके। और सफेद वाली कोशिकाएं, सुना है वो हमारे बॉडीगार्ड्स होती हैं। एकदम सही कहा। श्वेत रक्त कोशिकाएं यानी व्हाइट ब्लड सेल्स या WBCs हमारी सेना है, हमारे बॉडीगार्ड्स। ये संख्या में RBC से काफी कम होती हैं, लेकिन इनका काम बहुत बड़ा है, शरीर को इन्फेक्शन और बीमारियों से बचाना। इनकी भी कई अलग अलग किस्में होती हैं। जैसे कुछ सिपाही सीधे दुश्मन यानी बैक्टीरिया या वायरस पर हमला करते हैं, कुछ एंटीबॉडी बनाते हैं, कुछ मरे हुए सेल्स की सफाई करते हैं। और ये खून की नलियों से बाहर निकलकर टिश्यूज में भी जा सकती हैं जहां इन्फेक्शन हो। अच्छा, ये बाहर भी निकल सकती हैं। और तीसरी तरह की कोशिकाएं हैं प्लेटलेट्स। इनका नाम तो डेंगू में बहुत सुनने को मिलता है। हाँ, बिंबाणु या एटलेट्स। ये बहुत छोटी अनियमित आकार की कोशिकाएं होती हैं, या कोशिका के टुकड़े कह सकते हैं। टुकड़े। हाँ, एक तरह से। इनका मुख्य काम है खून का बहना रोकना। जब हमें चोट लगती है और खून बहने लगता है, तो ये प्लेटलेट्स फौरन वहां इकट्ठा होकर एक जाल सा बनाती हैं और खून का थक्का मतलब क्लॉट जमा देती हैं। अच्छा, क्लॉटिंग। जी, क्लॉटिंग, जिससे खून बहना बंद हो जाता है। अगर इनकी संख्या बहुत कम हो जाए, जैसे डेंगू बुखार में होता है, तो फिर आसानी से खून बहने का, ब्लीडिंग का खतरा बढ़ जाता है। तो खून सिर्फ एक लाल रंग का पानी नहीं, बल्कि एक पूरा चलता फिरता इकोसिस्टम है जिसमें अलग अलग तरह की कोशिकाएं टीम की तरह काम कर रही हैं। और लसिका क्या है? लिम्फ। लसिका यानी लिम्फ भी एक तरल संयोजी ऊतक है। ये असल में खून से छनकर ऊतकों के बीच जो एक्स्ट्रा फ्लूइड जमा हो जाता है वो है। इसकी बनावट प्लाज्मा जैसी ही होती है, पर इसमें प्रोटीन थोड़े कम होते हैं और इसमें RBCs या प्लेटलेट्स नहीं होते। RBCs नहीं होते? नहीं, हाँ, इसमें WBCs, खासकर लिम्फोसाइट्स, काफी मात्रा में होते हैं। इसका काम है ऊतकों से वापस खून में फ्लूइड लौटाना, फैट के पाचन में मदद करना और शरीर की रक्षा प्रणाली यानी इम्यून सिस्टम में बहुत अहम भूमिका निभाना। वाकई, ये संयोजी ऊतक तो हर जगह है और कितने ही अलग अलग काम कर रहा है। अच्छा, अब तीसरे प्रकार पर आते हैं, पेशी ऊतक, मस्कुलर टिश्यू। नाम से ही लग रहा है इसका काम हिलने डुलने से जुड़ा होगा। एकदम सही। पेशी ऊतक लंबी लंबी कोशिकाओं से बना होता है, जिन्हें हम पेशी तंतु या मसल फाइबर कहते हैं। इन कोशिकाओं के अंदर खास तरह के प्रोटीन होते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन? हाँ, जो सिकुड़ सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं और फिर वापस फैल सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं। इसी सिकुड़ने और फैलने की क्षमता की वजह से हमारे शरीर में हर तरह की गति संभव हो पाती है। हमारा चलना फिरना, दिल का धड़कना, यहाँ तक कि हमारी आंतों में भोजन का आगे बढ़ना भी। हमारे शरीर में तो कई तरह की गतियां होती हैं। कुछ हम अपनी मर्जी से करते हैं, जैसे हाथ हिलाना, और कुछ अपने आप होती रहती हैं, जैसे दिल का धड़कना। तो क्या पेशी ऊतक भी अलग अलग तरह के होते हैं? हाँ, बिल्कुल। उनकी बनावट और वो कैसे काम करते हैं, इसके आधार पर इन्हें 3 मुख्य प्रकारों में बांटा गया है। कंकालीय पेशी यानी स्केलेटल मसल, चिकनी पेशी यानी स्मूथ मसल और हृदय पेशी यानी कार्डियक मसल। कंकालिया मतलब जो हड्डियों से जुड़ी हैं? जी, स्केलेटल मसल वही हैं जिन्हें हम आम भाषा में मसल्स कहते हैं। ये हड्डियों से जुड़ी होती हैं। जब ये सिकुड़ती हैं तो हड्डियों को खींचती हैं, जिससे हमारे हाथ पैर हिलते हैं, हम चल फिर पाते हैं, अपना पोस्चर बनाए रखते हैं। इनकी कोशिकाएं लंबी, बेलन जैसी होती हैं और माइक्रोस्कोप में देखने पर उन पर हल्की और गहरी धारियां दिखती हैं, स्ट्रिएशंस। इसीलिए इन्हें रेखित पेशी, स्ट्रिएटेड मसल भी कहते हैं। धारियां होती हैं इनमें? हाँ, और सबसे खास बात, ये हमारी इच्छा के नियंत्रण में होती हैं। वॉलंटरी कंट्रोल, मतलब हम जब चाहें इन्हें सिकोड़ सकते हैं। अच्छा, ये वॉलंटरी है? हाँ, लेकिन ये जल्दी थक भी जाती हैं ज्यादा काम करने पर। ओके, और चिकनी पेशी वो कहाँ होती है? और आपने कहा वो हमारी मर्जी से नहीं चलती। नहीं, चिकनी पेशी यानी स्मूथ मसल हमारी मर्जी से नहीं चलती। ये अनैच्छिक होती हैं, इनवॉलंटरी। इनवॉलंटरी? हाँ, ये हमारे अंदरूनी अंगों की दीवारों में पाई जाती हैं, जैसे पेट, आंतें, खून की नलियां, यूटर्स, इन सब में। इनकी कोशिकाएं बीच में से मोटी और किनारों पर पतली, तरकू जैसी स्पिंडल शेप की होती हैं और इन पर धारियां नहीं होती। ये नॉन स्ट्रिएटेड होती हैं। धारियां नहीं होती? नहीं, ये धीरे धीरे और लंबे समय तक सिकुड़ सकती हैं बिना थके। जैसे हमारी आहार नली में भोजन को आगे धकेलने का काम होता है ना,
पेरिस्टाल्सिस, हाँ, पेरिस्टाल्सिस। वो यही स्मूथ मसल्स करती हैं। अच्छा, तो ये थकती नहीं जल्दी। और तीसरी, हृदय पेशी, कार्डियक मसल। ये तो नाम से ही लग रहा है सिर्फ दिल में होगी। बिल्कुल, हृदय पेशी कार्डियक मसल सिर्फ और सिर्फ दिल की दीवारों में पाई जाती हैं। इसकी बनावट थोड़ी अलग है। कोशिकाएं बेलनाकार और धारियों वाली, मतलब स्ट्रिएटेड तो होती हैं स्केलेटल मसल की तरह। अच्छा, धारियां इसमें भी हैं। हाँ, लेकिन ये शाखित होती हैं, ब्रांच्ड होती हैं और आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं। ये भी अनैच्छिक हैं, इनवॉलेंट्री। हम अपने दिल की धड़कन को कंट्रोल नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। और इनकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये कभी नहीं थकती। जीवन भर बिना रुके एक लय में सिकुड़ती और फैलती रहती हैं, ताकि खून लगातार पूरे शरीर में पंप होता रहे। बिना थके। ये तो सच में प्रकृति का चमत्कार है। चलिए अब हम अपने सफर के आखिरी पड़ाव पर आते हैं। चौथा ऊतक प्रकार, तंत्रिका ऊतक, नर्वस टिश्यू। इसका काम सिग्नल भेजना है, मैसेज भेजना। तंत्रिका ऊतक हमारे शरीर का कम्युनिकेशन नेटवर्क है। ये बाहरी दुनिया से मिलने वाली जानकारी, जैसे गर्मी, ठंड, आवाज या शरीर के अंदर होने वाले बदलाव, जैसे पेट भरना या कहीं दर्द होना, इन सभी उद्दीपनों स्टिमुलाई को ग्रहण करता है। फिर इन जानकारियों को बिजली और केमिकल संकेतों के रूप में, सिग्नल्स के रूप में बहुत तेजी से एक जगह से दूसरी जगह भेजता है और फिर शरीर के बाकी हिस्सों को बताता है कि क्या प्रतिक्रिया देनी है, क्या रिस्पॉन्स करना है। ये सब कुछ मिलीसेकंड्स में होता है और बड़े तालमेल के साथ। और इस पूरे नेटवर्क की जो मुख्य तार है या सेल है, वो है न्यूरॉन। बिल्कुल, तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन, नर्व सेल, इस पूरे तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम की बुनियादी इकाई है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट। ये शरीर की सबसे लंबी कोशिकाएं भी हो सकती हैं। सबसे लंबी? हाँ, इनका काम ही है सूचनाओं को बिजली के करंट जैसे आवेगों, नर्व इम्पल्स के रूप में आगे बढ़ाना। एक न्यूरॉन में क्या-क्या हिस्से होते हैं? ये सिग्नल कैसे पकड़ता है और कैसे भेजता है? एक टिपिकल न्यूरॉन के आप 3 मुख्य भाग समझ सकते हैं। पहला है कोशिकाएं, सेल बॉडी या साइटॉन। इसमें न्यूक्लियस होता है और बाकी जरूरी सेल ऑर्गेनल होते हैं। ये न्यूरॉन का कंट्रोल सेंटर है। कंट्रोल सेंटर। हाँ, इससे निकले छोटे छोटे शाखों जैसे उभार होते हैं, डेंड्राइट्स। ये आसपास के माहौल से या दूसरे न्यूरॉन से सिग्नल पकड़ते हैं और सेल बॉडी तक लाते हैं। फिर एक लंबा सा धागा निकलता है जिसे कहते हैं एक्सॉन। एक्सॉन। ये सिग्नल को सेल बॉडी से दूर ले जाता है, अगले न्यूरॉन तक या फिर किसी मांसपेशी या ग्रंथि तक, जिसे इफेक्टर ऑर्गन कहते हैं। मैंने सुना है एक्सॉन पर एक कवरिंग जैसी भी होती है, इंसुलेशन के लिए। हाँ, कई एक्सॉन्स के ऊपर एक फैट की परत चढ़ी होती है, जिसे माइलिन शीथ कहते हैं। माइलिन शीथ। ये बिल्कुल वैसी ही काम करती है जैसे बिजली के तार पर प्लास्टिक का कवर होता है ना। हाँ हाँ। ये एक्सॉन को इंसुलेट करती है, सिग्नल को लीक होने से बचाती है और इसकी रफ्तार को कई गुना बढ़ा देती है। बीच बीच में जहां ये शीथ नहीं होती, उन जगहों को नोड्स ऑफ रेनवियर कहते हैं। ओके। एक्सॉन के आखिर में ये कई पतली शाखाओं में बढ़ जाता है, जिन्हें एक्सॉन टर्मिनल कहते हैं। यहीं पर वो खास केमिकल भरे होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स। न्यूरोट्रांसमीटर्स, केमिकल सिग्नल। हाँ, ये केमिकल मैसेंजर हैं जो सिग्नल को अगले पड़ाव तक पहुंचाते हैं। तो ये सिग्नल एक न्यूरॉन से अगले तक कूदता कैसे? बीच में तो गैप होता है। हाँ, ये बड़ा दिलचस्प है। जब बिजली का सिग्नल, नर्व इम्पल्स, एक्सॉन टर्मिनल तक पहुंचता है, तो इन न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल्स को 2 न्यूरॉन्स के बीच की बहुत छोटी सी खाली जगह, जिसे सिनेप्स कहते हैं, में छोड़ देता है। सिनेप्स। हाँ, सिनेप्स, ये केमिकल तैरकर अगले न्यूरॉन के डेंड्राइट्स तक पहुंचते हैं और वहां खास रिसेप्टर से जुड़ जाते हैं। इससे अगले न्यूरॉन में एक नया इलेक्ट्रिकल सिग्नल पैदा हो जाता है। इस तरह जानकारी एक न्यूरॉन से दूसरे तक एक रिले रेस की तरह आगे बढ़ती जाती है। बिजली से केमिकल, फिर केमिकल से बिजली। बिल्कुल, इसी तेज कम्युनिकेशन की वजह से हम सोच पाते हैं, महसूस कर पाते हैं और तुरंत प्रतिक्रिया दे पाते हैं। और इसमें इटली के वैज्ञानिक कैमिलो गोल्गी का बहुत बड़ा योगदान था। उनकी सिल्वर स्टेनिंग तकनीक, जिसे ब्लैक रिएक्शन भी कहते हैं, उसी से पहली बार न्यूरॉन्स की पूरी बनावट को देखना संभव हुआ था। वाह! बिजली और रसायन का ये खेल तो सच में कमाल का है। तो आज हमने शरीर के इन 4 मुख्य कारीगरों, उपकला, संयोजी, पेशी और तंत्रिका ऊतक से मुलाकात की। हर एक का अपना खास काम है, अपनी खास बनावट है और ये सब मिलकर ही हमारे शरीर को चलाते हैं। बिल्कुल, ये चारों ऊतक प्रकार शरीर के वो आधार स्तंभ हैं जिनके आपसी तालमेल और सहयोग से ही जीवन की